Hello student, myself Amit Nadia. Today I am going to start a new chapter, that is function. So function is the most important chapter of mathematics, or I can say that the function is the backbone of calculus. Means जब तक आपका फंक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होगा तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि आपका कैलकुलस पे बहुत अच्छा कमांड रहेगा। मतलब आपको कैलकुलस बहुत ज़्यादा आपको कमांड बनानी है तो आपको फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ये चैप्टर आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता है कि जो मैथमेटिक्स का जेई मेंस या जेई एडवांस का जो सिलेबस होता है उसमें पूरा जो कैलकुलस है उसका वेटेज ऑलमोस्ट 30 से 35% वेटेज होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फंक्शन चैप्टर से ही आपके जेई मेंस या जेई एडवांस में 4 से 5 क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। जेई मेंस से मैं बात करूँ या जेई एडवांस की बात करूँ तो दोनों के आपके सिलेबस में फंक्शन से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, लेकिन फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसिक ऑफ बाकी जितने भी कैलकुलस के जो चैप्टर उन सबका बेसिक बोल सकता हूँ। मीन्स फंक्शन में जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका कहीं ना कहीं यूज आपका क्या है, बाकी कैलकुलस के जो चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है। कैसे वो यूज होगा देखते हैं अपन लोग। जैसे इसके बाद हम लोग जो कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे। उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके इनवर्स के बारे में पढ़ाया गया, उनकी डोमेन क्या होती है, उनका रेंज क्या होता है, उनकी कंडीशन क्या होती है, उनके ग्राफ्स क्या होते हैं, उनके सीरीज क्या बनती है, और बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मतलब ये फंक्शन से ही पूरा रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेगा हम लोग लिमिट होगा। लिमिट में भी हम लोग क्या चेक करेंगे, किसकी लिमिट चेक करेंगे, फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। मतलब वेरियस टाइप के फंक्शन होते हैं, उसमें लिमिट कैसे होती है, लिमिट को क्या क्या सोल्व करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लिमिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी किसकी चेक करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे उनकी कंटिन्यूटी, डिफरेंटेबिलिटी और उसकी सारी कंडीशन, वो सारी चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स रहेंगे डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया, वो सारे भी इसमें आपका फंक्शंस के लिए ही पढ़ेंगे। मतलब वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन के लिए उनका डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन, वेरियस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वेरियस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया में अपन देखेंगे उन फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, उस ग्राफ से एरिया कैसे निकालते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग फंक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब फंक्शंस का आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा आपका क्या यूज आने वाला है। इनकेस कुछ भी आपका क्या छूट गया है तो फिर से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फंक्शन को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ो। कम से कम इस चैप्टर को आप 3 से 4 बार आप रिवाइज करो, जिससे आपके वाले चैप्टर में आपको बहुत ही ईजिली आपको फील होगा, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, तो उस वजह से फंक्शन जो चैप्टर है उसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, एंड जितने भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ाना पॉसिबल होगा, जितने भी टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप के ग्राफ्स होंगे, सारे के सारे अपन अपने लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन। तो फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आपको बेसिक जो सेट है और बेसिक रिलेशन है उनका आपको आइडिया होना चाहिए। सेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बस रिलेशन की थोड़ी बहुत डेफिनेशन यूज होने वाली है। तो रिलेशन की डेफिनेशन से मैं लिंक करते हुए फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले रिलेशन में आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देखा होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में क्या बोला था कि कोई एक सेट दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट ए है, और दूसरा आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सेट आपका क्या है, बी है। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ए सेट मैंने बोल दिया आपका 2,3, ये नॉन एम्प्टी सेट मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और बी कोई भी सेट मैंने बोल दिया आपका क्या है 1, 2 एंड 3 हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब मैं बात करूं ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या बताएगा, ए के सारे एलिमेंट की पेयरिंग विद बी के सारे एलिमेंट्स, मतलब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी होता है उसके बारे में कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूँ आपका 2 का लिंक सारे एलिमेंट के साथ, 3 का लिंक सारे एलिमेंट के साथ। मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलूँ तो ऑर्डर पेयर ऑफ 2,1, 2,2, 2,3, सिमिलरली 3,1, 3, आपका क्या होगा 2 एंड 3,3। ये क्या होता है बेटा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैपिंग बताऊं तो मैपिंग आपको पता है कि इसका जो ग्राफ है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको मैपिंग बोलते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैपिंग के लिए मैं बात करूँ, एक सेट मैंने ए बना दिया और दूसरा सेट मैंने आपका क्या है बी बना दिया। तो सेट ए में एलिमेंट आपका क्या है 2 एंड 3 है, सेट बी में एलिमेंट आपका क्या है 1, 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैपिंग क्या बोलती है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है उनका आपका क्या डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम की हेल्प से, जिसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं मैपिंग के नाम से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 इज लिंक विद 1, 2 इज लिंक विद 2 एंड 2 इज लिंक विद 3, 3 is linked with 1, 3 is linked with 2 and 3 is linked with 3. So this is arrow diagram
ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली आपका क्या है, बी क्रॉस ए बना सकते हो। बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, बी के एलिमेंट का जितने भी पॉसिबल पेयरिंग विद ए के एलिमेंट हो गया वो बी क्रॉस ए। आपको पता होगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है सारी चीजें, मैंने आपको क्या वापस से एक बार रिवाइज कर दी है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे मैं लिंक करके रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आप बता सकते हो। ए में आपका क्या एम एलिमेंट है, तो बी में आपका क्या एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज गिवन बाई एम इंटू एन। मतलब आपका इसमें 2 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट होंगे आपके 2 इंटू 3 मतलब 6, और बी क्रॉस ए में भी आपका क्या 3 इंटू 2 मतलब आपका क्या 6। ये चीज आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट में की है, मैं बस रिवाइज करने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोली थी, इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज गिवन बाई एनी सर्टेन रूल। मतलब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है जो किसी सर्टेन रूल या सर्टेन कंडीशन को फॉलो करता है। अच्छा, अब जैसे मान लो यही एग्जांपल है, मैंने ए सेट दे दिया आपका क्या 2,3 दे दिया, उसका सेट हो गया, एंड बी कोई सेट दे दिया मैंने आपका क्या 1, 2 एंड 3 आपका हो गया। अच्छा, अब मैं क्या रूल दे देता हूँ, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये आपका क्या उसका डिनोटेशन है, इसके भी डिनोट कर सकता हूँ, या ए इज सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, इससे भी डिनोट कर सकते थे। या फिर आपको एक चीज और बताई थी, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वेयर ए लाइज फ्रॉम ए एंड बी लाइज फ्रॉम बी। ये आपके क्या रिलेशन की डेफिनेशन थी। आई होप ये सही चीज आपको क्लियर होगी, वापस से याद आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिलेशन की एक डेफिनेशन बोल दी, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम आपका क्या आएगा ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट A lie from A and small b lie belongs from B, एंड आपका क्या दे दिया कि A is greater than आपका क्या होगा B। मैंने एक ऐसा रिलेशन दे दिया। अब इसका रूल बनाना है, तो यहाँ पे आपका क्या पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, A is greater than B, मतलब A के एलिमेंट का B एलिमेंट से आपका क्या ज्यादा हो, तो कौन कौन से हो सकता है बेटा, 2 की बात करूँ तो क्लियरली दिख रहा है आपका 2 is greater than 1, मतलब आपका क्या ये एक रिलेशन आ रहा है। फिर 2 is equals to 2, तो ये उसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा, मतलब ये आपका आएगा नहीं। फिर 3 के ऊपर बात करूंगा तो 3 is greater than 1, मतलब ये उसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली 3 की बात करूंगा तो 3 is greater than 2, मतलब ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 is equals to 3, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच इज गिवन बाई दिस रूल। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब इसकी मैपिंग बताऊं, तो इसकी मैपिंग के लिए मैं वही बताऊं, आपका एरो डायग्राम बनाता हूं, तो एरो डायग्राम क्या बोलूंगा आपका, ये आपका क्या ए है, ये आपका क्या होगा बी। ए के एलिमेंट दे रखे आपका 2, आपका क्या होगा 3, बी के एलिमेंट दे रखे 1, 2, 3। अच्छा, अब यहाँ पे पेयरिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, 1, मतलब 2 इज पेयर्ड विद 1, 3 इज पेयर्ड विद 1 एंड 3 इज पेयर्ड विद 2। अब देखो बेटा क्लियरली दिख रहा है कि ये एक रिलेशन है जो किस रूल के द्वारा दे रखा है, इस रूल के द्वारा कि a इज ग्रेटर देन b। अच्छा, अब देखो ये इसका एक सबसेट है, क्योंकि देखो ये आपका क्या है, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट थे उनके बारे में बताता है, लेकिन ये क्या है, कोई सर्टेन रूल है उसको फॉलो करते हुए, तो ये क्लियरली दिख रहा है इसका कि आपका एक सबसेट है, मतलब उसका एक छोटा पार्ट है, मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट है, इसमें तो ऑलरेडी है। ये आपका क्या होगा, आपका रिलेशन हो गया। अच्छा, अब रिलेशन की डेफिनेशन मैंने क्यों बताई थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो डेफिनेशन थी, वो यहाँ पे यूज नहीं होने वाली, सिर्फ उसकी डेफिनेशन यूज होने वाली है। तो वो डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की स्टार्टिंग में। तो रिलेशन में हमने अभी जस्ट एग्जांपल की हेल्प से जो पढ़ा था, उस एग्जांपल में हमने देखा था कि जो रिलेशन था ए से लेके बी इस रूल द्वारा दिया था, तो वो रिलेशन था, और ये उसका क्या होता आपका वेन डायग्राम था। अच्छा, अब फंक्शन में रिलेशन कहाँ से यूज आएगा, जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो रिलेशन की हेल्प से दी जाएगी। कैसे हो, देखो रिलेशन क्या बताता है, पेयरिंग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एलिमेंट्स के बीच की जो पेयरिंग है उसको बताता है, विच इज गिवन बाई एनी सर्टेन रूल। अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो ए के सारे एलिमेंट है वो बी के किसी एलिमेंट से मतलब रिलेट हो या ना हो, बी के सारे एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट से रिलेट हो या ना हो, ये सिंपली दिया जाता है किसी रूल की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, तो ये भी पढ़ा होगा आपने, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यदि ए में आपके क्या एम एलिमेंट है, बी में आपके क्या एन एलिमेंट है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी is given by 2 की पावर m into n,
आई होप ये सारे रिजल्ट आपको याद होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेशन में पढ़ी मैंने, यहाँ पे आपको सारी चीज़ बताएगी। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ और बताया होगा, जो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेट ए के जो एलिमेंट है उनको मैंने क्या बोला था, आपका डोमेन बोला था। आई होप ये चीज़ आपको याद आई होगी। सेट बी के जितने भी एलिमेंट थे उनको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कोडोमेन बोला था। और जो जो एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको क्या बोला गया था, आपका क्या रेंज बोला गया था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। रिलेशन में भी ये चीज़ देखी थी, सेट में भी हमने ये सही चीज़ देखी थी कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये सही चीज़ आपको आई होप क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन में देखो डोमेन और रेंज के ऊपर आपका क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को डोमेन को मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ, जो डोमेन वाले जो एलिमेंट थे उनको मैं बोलता हूँ आपका इनपुट भी बोलता हूँ। मतलब ये आपका क्या उसमें इनपुट की तरह काम करते हैं। और जो रेंज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, आपका आउटपुट भी बोलता हूँ। अच्छा, अब रिलेशन था उसमें इनपुट एंड आउटपुट में कोई कंडीशन नहीं थी। मतलब इनपुट क्या आउटपुट से लिंक होना डिसाइड किया जाता है तो किसी रूल की हेल्प से। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन क्या बताता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है। कैसे रिलेशन बताता है, उसको जनरल डेफिनेशन की हेल्प से रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे। तो जनरल डेफिनेशन सबसे पहले फंक्शन की पढ़ते हैं। इन जनरली फंक्शन क्या होता है, तो इन जनरली मैं बोलूं तो फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब कोई भी मैं बोलूं फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को मैं क्या बोलता हूं, आपका फंक्शन। जैसे कोई एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, इन जनरल लैंग्वेज में कोई इक्वेशन बोल दी आपके क्या है 2x + 3y = 2, आपके क्या होगी 5। मैंने कोई भी इक्वेशन बोल दी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। अब दोनों वेरिएबल आप क्या सेम टाइप के हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा ध्यान से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये बोल देता हूँ कि y की वैल्यू क्या आपकी 5 - 2x × 1/3। अब मैंने इस इक्वेशन को स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान से दे दिया। अच्छा, अब ये वेरिएबल है, दोनों एक टाइप के नहीं होंगे। ये जो वेरिएबल होगा वो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, x अपनी वैल्यू लेने को फ्री है। मतलब x रैंडमली कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले सकता है। और y क्या है, ये x के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको मैं क्या बोलूंगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y अपनी कोई भी मनी वैल्यू अपने मन से नहीं ले सकता, y वही वैल्यू लेगा जो आपका क्या x के द्वारा गिव होगी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको मैं एक लैंग्वेज में बोल सकता हूँ आपका इनपुट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू अपन उसके अंदर पुट करेंगे। और डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका आउटपुट भी बोल सकता हूँ। तो मतलब ये देखो इक्वेशन क्या आपका इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को बताता है। जैसे रैंडमली मैं बोलूँ x की वैल्यू कुछ भी रखी 0, x की वैल्यू 0 रखी तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को y की वैल्यू क्या जाएगी, आपकी 5/3 आएगी। तो मतलब मैं बोलूँगा 0 इज पेयर्ड बाई आपका क्या है 5/3। इस इक्वेशन से x की वैल्यू मैंने रख दी आपकी क्या है 1, x की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5 - 2/3, मतलब y की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 1, मतलब 1 इज रिलेटेड विद 1। मतलब यहाँ पे क्या दे रखी, y की वैल्यू रेंडमली नहीं आएगी, y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, x के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ आउटपुट डिपेंड कर रहा है आपका इनपुट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और x आपका क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसी के जो रिलेशन है उसी रिलेशन को मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शन। मतलब फंक्शन क्या बताता है, x और y मतलब इनपुट एंड आउटपुट के बीच के जो रिलेशन है उसी को आपका क्या फंक्शन बोलता हूँ। तो क्लियरली बोल सकता हूँ x इज रिलेटेड बाई y, और जिस आपका रिलेशन से दिया जाता है उस रिलेशन को मैं बोलता हूँ आपका फंक्शन। यही आपका क्या है फंक्शन की डेफिनेशन है। मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको मैं बोलूंगा y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x का एक फंक्शन है। मीन्स ये एक रिलेशन बताता है आपका वेरिएबल्स के बीच में, या फिर मैं बोलूंगा इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को बताता है आपका फंक्शन। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, x की जितनी भी वैल्यू होगी उसके ऊपर आउटपुट y डिपेंड करेगा, मतलब आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, एक चीज। दूसरी चीज मैं क्या बोलूँ, x की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपकी क्या y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू 0 रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, कुछ भी वैल्यू रखूँ, उसकी y की वैल्यू तो आएगी ही आएगी। इससे मुझे क्या पता चल गया कि x क्या लेता है, आपका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है, मतलब आपका क्या a सेट, और y क्या आता है b के सेट से लिया जाता है। मतलब a के सेट में जितने भी आपके क्या ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ रिलेशन हो गया, मतलब उनकी कोई पेयरिंग होगी आपके क्या b के एलिमेंट से। ये आपके क्या डेफिनेट इसकी फंक्शन की कंडीशन है। इसको मैं रिलेट कैसे कर सकता हूँ, एक सिंपल इनपुट आउटपुट मशीन मैंने बोल दी, कोई इनपुट आउटपुट मशीन मैंने बोल दी, जैसे आपकी व्हीट मशीन जो होती है, तो यहाँ से व्हीट मशीन में आपका क्या डालता हूँ, आपका इनपुट,
और यहाँ से आपका क्या निकलता है, आपका आउटपुट। अब देखो व्हीट मशीन में इनपुट कैसे डलता है, मान लो यहाँ पे मैं क्या डालूँ, आपका गेहूँ डालूँ, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, गेहूँ का आटा। यहाँ पे मैंने डाल दिया चना, तो मुझे क्या मिलेगा, चने का आटा। मैंने डाल दिया बाजरा, बाजरे का आटा। तो ये जो इनपुट है और आउटपुट है, उनका जो रिलेशन जो मशीन बताती है, यहाँ पे मैथमेटिक्स में उस रिलेशन का काम, जो रिलेशन जो बताएगा उस मशीन का जो काम होगा, वही आपका क्या होगा, फंक्शन बनेगा। मतलब ये इनपुट आपका क्या है, एक्स है, आउटपुट आपका क्या है, वाई है। इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन, जो मतलब मशीन का जो काम होता है, वही आपका क्या है, फंक्शन का काम होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो उन सारी कंडीशन के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बेटा। सो जनरल डेफिनेशन में जो ऑब्जर्वेशन हमने मिले थे, वो एक बार ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखा था मैंने, क्या बोला था, जनरल डेफिनेशन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मीन्स इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन बताता है, मतलब उस मशीन का जो काम है, वो आपका क्या मैथमेटिक्स में आपका क्या फंक्शन करता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप जो भी इनपुट डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट हमेशा आएगा। एंड जो इनपुट है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब आउटपुट आपका गेहूं का आटा होगा, वो कब होगा, जब उसके अंदर इनपुट गेहूं होगा तभी डलेगा। ऐसा नहीं कि गेहूं का आटा कब मिलेगा, जब उसके अंदर चना का आटा डाल दिया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, रैंडमली आउटपुट नहीं हो सकता। मतलब जितने भी इनपुट है सबके ऊपर आउटपुट मिलेगा, पहला कंडीशन। और आउटपुट आपका क्या है, यूनिक आउटपुट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी आउटपुट नहीं मिल सकता। ये मैंने ऑब्जर्व किए हैं। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को बोलता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब एक्स और वाई का रिलेशन बताता है। तो उसको मैं बोलता हूँ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसको मैं क्या रीड करूंगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड इसको डिनोट करूंगा फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। ये आपकी क्या कंडीशन होगी। अच्छा अब फंक्शन कब डिफाइन होता है, तो उसकी कंडीशन देखता हूँ। तो फंक्शन की 3 डेफिनेशन बता सकता हूँ रिलेशन की हेल्प से। पहली डेफिनेशन क्या बोलूंगा, आपका क्या एलिमेंट्स की पेयरिंग के बेसिस पे बोलूंगा। तो पहली डेफिनेशन क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब कोई भी रिलेशन सेट ए से लेके सेट बी में आपका क्या हो, फंक्शन कहलाएगा। कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट इज इन रिलेशन विद सम यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एक यूनिकली रिलेशन में हो, तो वो रिलेशन आपका एक फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल की हेल्प से बोलता हूँ, देखो ये एक सेट ए से लेके सेट बी में कोई एक रिलेशन डिफाइंड है। अब मैं क्या बोलूँ, ए का सेट ए का हर एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, हर एलिमेंट सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। आई होप ये चीज समझ में आएगी, फर्स्ट डेफिनेशन। सिमिलरली मैं सेकंड डेफिनेशन बोल सकता हूँ इनपुट एंड आउटपुट की टर्म्स में। इनपुट किसको बोला था मैंने, सेट ए के एलिमेंट को बोला था। आउटपुट किसको बोला था मैंने, सेट बी के एलिमेंट्स जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेकंड डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ, ए रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब कोई भी रिलेशन ए से लेके बी में आपका क्या फंक्शन कहलाएगा, इफ एवरी इनपुट हैव इट्स यूनिक आउटपुट। मतलब जितने भी इनपुट हैं उन सब पे आपका आउटपुट मिले। क्यों, मैंने मशीन में देखा था, यहाँ पे जो भी इनपुट डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने उसके अंदर इनपुट डाल दिया और उसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट नहीं मिला। मतलब आउटपुट नहीं मिला तो मतलब वो आपका क्या फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। मतलब जितने भी इनपुट हैं वो आपका क्या होंगे, उसके ऊपर आपका क्या कोई न कोई आपको आउटपुट मिलना चाहिए। सेम एग्जाम्पल से मैं देखूँ तो ये आपका क्या इनपुट है, इन सारे इनपुट पे आपको आउटपुट मिल रहा है। मतलब ये जो रिलेशन है आपका एक फंक्शन है। आई होप सेकंड डेफिनेशन भी क्लियर होगी। थर्ड डेफिनेशन में बोलता हूं आपका प्री इमेज एंड इमेज की हेल्प से। तो थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन है। तो सेट ए के एलिमेंट को मैं क्या बोलता हूं, प्री इमेज भी बोलता हूं। मतलब इनपुट को मैं प्री इमेज भी बोलता हूं, जो आउटपुट है उनको मैं क्या बोलता हूं, आपका इमेज बोलता हूं। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एवरी प्री इमेज, मतलब जितनी भी प्री इमेज हैं हैव इट्स यूनिक इमेज। मतलब जितनी भी प्री इमेज है, सारी जो प्री इमेज है उन सबकी आपकी इमेज होगी। सेम एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, जितनी भी जो डेफिनेशन पढ़ी मैंने सिर्फ बात की इनपुट के बारे में। मैंने सेट बी के एलिमेंट के बारे में कोई चीज़ नहीं डिस्कस की। मतलब सेट बी के एलिमेंट रिलेट भी हो सकते हैं, रिलेट नहीं भी हो सकते, वहाँ पे कंडीशन नहीं चेक करनी। कंडीशन में सिर्फ आपको क्या इनपुट के बारे में देखना है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उस फंक्शन की टेस्टिंग बताता हूं। मतलब वो मैपिंग क्या होती है। अच्छा, एक चीज और देखना, मैपिंग क्या होती है, यदि कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
इज ए फंक्शन देन इट इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ रिलेशन। मतलब कोई भी रिलेशन की मैपिंग क्या होगी, यदि वो एक फंक्शन को डिनोट करता है वो उसकी क्या होगी, आपकी मैपिंग होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वेरियस कंडीशन लेता हूँ, तो उसमें मैं चेक करता हूँ कि कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो आपका क्या टेस्टिंग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन लोग, देखते हैं टेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। तो अब हम टेस्टिंग ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ फंक्शन के अपने पास 4 मेथड्स होते हैं बेटा। पहला मेथड मैं बोलूँगा आपका मैपिंग मेथड। मतलब मैपिंग मेथड में पढ़ेंगे, मैं एरो डायग्राम की हेल्प से देखूंगा कि कौन कौन से आपके क्या रिलेशन फंक्शन को डिनोट करते हैं या नहीं करते। सेकंड जो मेथड है वो मैं क्या देखूँगा, ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफ की हेल्प से मैं बता सकता हूँ, मतलब फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊँ और वो ग्राफ फंक्शन को डिनोट करता है या नहीं करता है। थर्ड जो मेथड है मैं बोलूँ आपका सेट डेफिनेशन मेथड। मतलब उसमें सेट्स की फॉर्म में आपके क्या डेफिनेशन दी होगी और वो देखूंगा कि वो डेफिनेशन जो रिलेशन की होगी वो फंक्शन को डिनोट करती है या नहीं करती। एंड फोर्थ आपका एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में मैं देखूंगा आपकी इक्वेशन की हेल्प से मैं देखता हूँ कोई भी इक्वेशन फंक्शन को डिनोट करती है या नहीं करती। तो देखते हैं चारों मेथड। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका क्या है, मैपिंग मेथड। तो मैपिंग मेथड को मैं समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल है, उसकी हेल्प से मैं बता देता हूँ आपका। तो एग्जांपल है आपका, इफ ए रिलेशन इज गिवन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी देन विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन। मतलब 4 आपके क्या रिलेशन दे रखे हैं, तो कौन सा रिलेशन उसमें एक फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। मतलब मैं मैपिंग देखूंगा उसकी ए से लेके बी के बीच में देखूंगा पेयरिंग। अच्छा, अब मैंने क्या फंक्शन की क्या डेफिनेशन बताई थी, ए रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी इनपुट हैव इट्स यूनिक आउटपुट। मतलब मेरे को आउटपुट देखने के लिए सिर्फ इनपुट से मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल भी देता हूँ, मैं एक ट्रिक की हेल्प से बता देता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहे। तो इस मेथड को समझाने के लिए मैं एक चीज यूज करता हूँ, उसको बोलता हूँ आपका बेटा बाप मेथड। बहुत ही बेसिक चीज है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ जिससे आपको क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, अब बेटा बाप मेथड में मैं क्या बोलूंगा, जो सेट है ये आपका क्या होगा, आपका बेटा, और सेट बी आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, उसका बाप। ठीक है, अच्छा मैं पहले इनपुट की डेफिनेशन से बताऊंगा, फिर बेटा बाप मेथड से बताऊंगा, जिससे आपको कोई लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो मैंने क्या बोला, रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी इनपुट हैव इट्स यूनिक आउटपुट। मतलब ए 1 2 इनपुट 3 इनपुट, तीनों इनपुट के आपके क्या सब पे आपके आउटपुट है। मतलब ये रिलेशन आपका क्या एक फंक्शन है। ये मैंने आपका क्या डेफिनेशन से देखा है। इनकेस आप डेफिनेशन भूल जाओ तो आप बेटा बाप मेथड की हेल्प से याद रख सकते हो। देखो कैसे देखोगे, ये एलिमेंट आपका क्या बेटा है, ये एलिमेंट आपके क्या बाप है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 1 बेटा इसका बाप है, 2 बेटा इसका बाप है, 3 बेटा इसका बाप है। मतलब सारों बेटों के बाप है, सारों बेटों के बाप है। तो मतलब ये रिलेशन आपका क्या एक फंक्शन है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 1 बेटा उसका बाप बी, 2 बेटा, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, 2 आपका बेटा है उसका बाप एक है और एक आपका बी है। क्या एक बेटा, मतलब एक बेटा है उसके क्या 2 बाप पॉसिबल हो सकते हैं बेटा? एक बेटे के 2 बाप कभी पॉसिबल हो सकते हैं? एक बेटे के 2 बाप पॉसिबल नहीं हो सकते। मतलब ये रिलेशन आपका क्या फंक्शन नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। इसका मतलब एक रिलेशन पे एक यूनिक आउटपुट हो रहा है, एक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट रहना चाहिए, एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए। मतलब सारे बेटों के एक एक ही बाप होने चाहिए, मतलब सारे इनपुट पे एक एक ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो देखो ये जो रिलेशन है, देखो ये एक बेटा इसका बाप है, ये एक बेटा इसका बाप है, ये 3 वाले बेटा। क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकती है कोई बेटा उसका कोई भी बाप नहीं? क्या किसी बेटे का कोई बाप नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगेन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। आई होप समझ में आएगा। मतलब एवरी इनपुट हैव इट्स यूनिक आउटपुट और एक ही आउटपुट होना चाहिए। आई होप ये कंडीशन समझ में आएगी। अच्छा, अब ये सारी डेफिनेशन के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इसमें बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना, आपको बेटा बाप ध्यान रखना है। ये बेटा इसका बाप है, ये बेटा इसका बाप है, ये बेटा इसका बाप है, सारे बेटों के बाप है और एक ही बाप है। तो मतलब ये रिलेशन आपका एक फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि सर देखो बी और ए और सी, देखो इस बाप का भी कोई बेटा नहीं, इस बाप का भी कोई बेटा नहीं। क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि किसी बाप का कोई बेटा नहीं है? बिल्कुल वैलिड कंडीशन हो सकती है। बहुत से बाप ऐसे होते हैं जिनके बेटा नहीं है। मतलब ये चीज़ आपका क्या वैलिड है। तो मतलब ये रिलेशन आपका क्या फंक्शन है। इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको कोई भी रिलेशन फंक्शन को डिनोट करेगा नहीं करेगा, उसकी मैपिंग में सिर्फ और सिर्फ इनपुट से मतलब है। जितने भी इनपुट है सब पे आपका आउटपुट मिलना चाहिए और ये एक यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, आउटपुट से कोई मतलब नहीं कि कौन सा आउटपुट मिल रहा है, किस पे कोई वैल्यू पे आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो आपको चेक नहीं करना। मतलब सिर्फ आपको इनपुट से मतलब है। आई होप बेटा ये टेस्टिंग वाला मेथड आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है,
सिमिलरली आपका क्या सेकंड मेथड देता हूँ, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को मैं क्या बोलता हूँ, आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड ही बोलता हूँ। तो वर्टिकल लाइन में टेस्ट मेथड में मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी है मतलब कोई ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ एक फंक्शन को डिनोट करेगा या नहीं करेगा, वो चीज़ आप फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले आपका क्या y इक्वल्स टू x एक्सेस, मतलब मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेट एक्सेस पे उसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा। अब उसके ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा। वर्टिकल लाइन बोलो तो आपके y एक्सेस के पैरेलल लाइन या फिर x एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। यदि वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, मतलब वो जो ग्राफ है वो आपका फंक्शन को डिनोट करेगा। इन केस वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, तो मतलब वो ग्राफ आपका फंक्शन को डिनोट नहीं करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप सब लोग लिख लेना। तो इन वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड we first draw graph of the function, then in this graph we draw a line parallel to y axis. If this line intersect graph at only one place, then this graph will represent a function. But if the vertical line intersect the graph at more than one place मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्लेस पे आपका इंटरसेक्ट करे, दैट ग्राफ डज नॉट डिनोट ए फंक्शन। आई होप ये चीज़ समझ में आई। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बात करूँ तो जैसे मैंने बोल दिया आपका y इजिकल्स टू आपका क्या है साइन x, मैंने बात कर दिया, और एक ग्राफ में बोल देता आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू आपका क्या है ए स्क्वायर। ये दो ग्राफ बना दिए। अच्छा, y इजिकल्स टू साइन x, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखा होगा आपने, y इजिकल्स टू साइन x का आपका ग्राफ ऐसा ग्राफ बनता है आपका। ये आपका क्या होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सोन, इधर आपका क्या होगा माइनस पाई माइनस 2 पाई। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है आपका ऐसा ग्राफ होता है, सर्किल जैसा है। ये पॉइंट आपका क्या है a,0, आपका क्या है माइनस a,0, 0,a एंड आपका क्या होगा 0,-a। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले उस ग्राफ का उस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस में, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ एक वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सेस, मतलब ये आपका जो x एक्सेस होगा ये आपका क्या होगा y एक्सेस के पैरेलल लाइन खींचो। यदि वो पैरेलल लाइन उसके ग्राफ को हर जगह पे सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ग्राफ फंक्शन को डिनोट करेगा। आप देखो ये वर्टिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, हर जगह पे एक जगह पे कट कर रही है, मतलब ये ग्राफ है एक फंक्शन को डिनोट करेगा। लेकिन इन केस यदि कोई भी वर्टिकल लाइन ऐसी हो, यदि किसी एक पोजीशन पे भी एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, एक पोजीशन पे भी एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, तो ये जो ग्राफ है ये फंक्शन को डिनोट नहीं करेगा। आई होप बेटा ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये मेथड समझ में आया तो उसमें बेसिक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। 4 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन मैंने बोल दी आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 2 इजिकल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन बोल दी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इजिकल्स टू 1। तीसरी जो इक्वेशन मैंने देख ली वो मैंने बोल दी आपकी क्या होगी, आपकी वाई स्क्वायर माइनस 4x इजिकल्स टू आपका क्या है 4। और चौथी जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इजिकल्स टू आपका क्या है 8। अब बताओ चारों में से कौन सी इक्वेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आई होप ये इक्वेशन आप सब लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आंसर बैच कीजिए। अच्छा, अब हम सोल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले ये इक्वेशन क्या है, ये क्या है बेटा आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर क्या होगा आपका -2, आपका क्या होगा 5/2 और रेडियस भी कुछ होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आपकी क्या होगी, मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, रेडियस नेगेटिव ना लेना पड़े तो सारे केस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी। अब सर्किल की जो इक्वेशन होगी उसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियरली दिख रहा है कि वर्टिकल लाइन उसको एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगी, मतलब ये इक्वेशन एक फंक्शन को डिनोट नहीं करेगी। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है बेटा, आपकी ये एलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स की इक्वेशन है, ये आपकी क्या होगी सर्किल की इक्वेशन है। इलिप्स की इक्वेशन है तो आपको पता है इलिप्स कैसा होता है, कोई भी रेंडमली इलिप्स, इसका देखो आपका क्या है 0 0 से होगा, मेजर एक्सेस आपके क्या एक्स एक्सेस, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा इलिप्स का। तो क्लियरली दिख रहा है कि y इक्वल्स टू मतलब वर्टिकल लाइन उसको एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, मतलब वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, मतलब ये ग्राफ फंक्शन को डिनोट नहीं करेगा। तीसरा मैं बात करूं तो ये जो ग्राफ है इसको मैं बोलूंगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है 4x + 4।
मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप का ग्राफ बनेगा। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर का टाइप का ग्राफ कैसा पता है आपको, ऐसा ग्राफ बनता है। अब ऐसे ग्राफ में मैं बात करूँ वर्टिकल लाइन खींचो तो वर्टिकल लाइन क्लियरली है, उसको एक से ज़्यादा जगह पे कट कर दिए, मतलब ये ग्राफ भी आप फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिमिलरली चौथा ग्राफ की मैं बात करूँ, ये ग्राफ क्या आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y प्लस 8, मतलब ये जो ग्राफ हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 4ay टाइप का ग्राफ होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का ग्राफ कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का ग्राफ कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है, रफली ग्राफ मैंने बनाया है मतलब। तो अब देखो ये जो ग्राफ है, अब इसमें वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो वर्टिकल लाइन क्लियरली उसको सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, तो वर्टिकल लाइन एक जगह पे कट कर रही है, तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो क्लियरली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर इसका आंसर होगा। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड जो मेथड आपका सेट डेफिनेशन मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। तो टेस्टिंग का हम तो थर्ड मेथड देख रहे हैं। थर्ड मेथड आपका क्या है, सेट डेफिनेशन मेथड। तो सेट डेफिनेशन में क्या होगा आपका बेटा, रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी होगी और उस रिलेशन के बेसिस पे बताना है कि कौन सा रिलेशन आपका क्या एक सेट उसको फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल की हेल्प से ले लेते हैं क्वेश्चन। तो उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिप्रेजेंट ए फंक्शन। से फंक्शन कहाँ से देखना है आपको, ए से लेके बी में देखना है। अच्छा, अब देखो ए सेट है, ये आपका क्या है इनपुट है, बी सेट आपका क्या है आउटपुट है। ए के एलिमेंट दे रखे आपके 1 2 3, बी के एलिमेंट दे रखे आपका ए बी सी डी। रिलेशन R1, अब चेक करते हैं R1 फंक्शन है या नहीं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसकी डेफिनेशन देखने के लिए सिर्फ आपको इनपुट से मतलब है। देखो इनपुट आपका होना चाहिए, पहला आपका क्या है 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी एंड 3 इज रिलेटेड टू सी। मतलब आपका क्या सेट ए के सारे एलिमेंट आपका क्या रिलेशन में है, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशन में है, तो मतलब ये रिलेशन आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में बात करूं, 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी एंड 3 इज रिलेटेड टू डी। मतलब देखो 3 इज रिलेटेड टू सी एंड 3 इज रिलेटेड टू डी। इसका मतलब क्या होगा, एक बेटे के एक से ज्यादा बाप पॉसिबल हो नहीं सकता, मतलब ये रिलेशन आपका क्या है फंक्शन नहीं हो सकता। बस सेम कंडीशन आपको यह देखनी है। सिमिलरली थर्ड में बात करूं, R3 में 1 इज रिलेटेड टू ए एंड 3 इज रिलेटेड टू सी। मतलब 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब 2 वाले बेटे का कोई भी बाप नहीं है, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, मतलब R3 भी आपका क्या है फंक्शन नहीं है। सिमिलरली R4 की बात करूं तो R4 में बोलूं 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू ए एंड 3 इज रिलेटेड टू डी। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट आपके क्या पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट से मतलब है नहीं, ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन की डेफिनेशन को। तो ये रिलेशन बाय डिफॉल्ट बिंदास एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बस इतना ही है, बाकी कुछ करना नहीं है। और जेईई में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है। बाकी के जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम है उस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर मैपिंग वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, फोर्थ मेथड आपका एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि अबे उससे इजी मेथड है, आपको पता है कि ग्राफिकल मेथड उससे इजी है। कोई भी फंक्शन उसका ग्राफ बनाना आपको आएगा, ग्राफ बनाओगे वर्टिकल लाइन से आप टेस्ट करके देख लोगे। तो एल्जेब्रिक मेथड की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, एल्जेब्रिक मेथड में कुछ नहीं करना, हिट एंड ट्रायल से आपको चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यू के ऊपर कौन कौन से एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मतलब सिर्फ बेसिक एग्जांपल से मैंने बताया था, एक एग्जांपल की हेल्प से बताया था। जैसे मैंने कोई इक्वेशन बोल दी आपके क्या है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन मैंने बोल दी, एक एग्जांपल मैंने बोल दी आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका बोल दी आपका x। अब दो इक्वेशन बोली कि कौन सी इक्वेशन आपका क्या ग्राफ मतलब उसको फंक्शन को रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते। तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरे को पता है, वर्टिकल लाइन खींचूंगा, वर्टिकल लाइन एक जगह पे रिप्रेजेंट करती है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ खींचूंगा तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया, वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा जगह पे कट करेंगे मतलब फंक्शन नहीं होगा। तो मैं ग्राफिकल मेथड से ही करूंगा, मेरे को इस मेथड की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बता देता हूँ कैसे होगा। तो इस मेथड में क्या करूंगा, मैं इनपुट की वैल्यू रखूंगा, इनपुट की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आउटपुट की वैल्यू पॉइंट करूंगा। देखो इनपुट की वैल्यू रखी मैंने सबसे पहले x की वैल्यू रख दी 0, x की वैल्यू 0 के रेस्पेक्टिव y की वैल्यू भी मेरे पास 0 बनेगी। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 होगी, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू आपकी क्या होगी 4 होगी। मतलब x की जितनी भी वैल्यू होंगी उन पे सबकी y की वैल्यू मिलेगी, और किसी भी x की वैल्यू पे एक से ज्यादा y की वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब सब वैल्यू ऑफ इनपुट पे आपका आउटपुट मिल रहा है और सब पे यूनिक आउटपुट मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी दो इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं मिल रहा। तो ऐसी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये आपका क्या है, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी इसकी जरूरत नहीं है, मैं वर्टिकली लाइन टेस्ट मेथड की हेल्प से कर सकता हूँ। सिमिलरली जब मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की मेथड करूँगा, इसका अगर आप देखूंगा तो वाई की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो वाई की वैल्यू जैसे मैंने सोची आपकी वाई इक्वल्स टू मैंने 4, तो उस केस में क्या बोलूँगा आपका क्या y की वैल्यू नहीं मतलब x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मेरे को y इक्वल्स टू एफ एक्स देखना है ना, फंक्शन देखना है, तो x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू रखूंगा, तो x की वैल्यू मैंने रखी 4, x की वैल्यू 4 रखी, उसके करस्पॉन्डिंग मैं लूंगा तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4, तो मतलब y की वैल्यू आपकी क्या होगी +-2। इसका मतलब क्या होगा 4 पे एक एलिमेंट आपका आउटपुट आ रहा है 2 एंड एक 4 पे एक एलिमेंट आउटपुट आ रहा है आपका क्या -2, मतलब एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट, एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट ये पॉसिबल है नहीं, मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, ग्राफिकल मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड होगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। आई होप बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका था आपका टेस्टिंग मेथड हो गया। चारों मेथड आपके क्या बेसिक से होते हैं, स्टेट एग्जाम्स में ही होंगे या फिर आपका क्या बोर्ड के एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स से। बाकी जेई मेंस में या जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन पे। सो फंक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका क्या सेम टॉपिक है जो जूनियर क्लास में आपने पढ़ा हो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसी टाइप का आपका क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या बोलूँगा, मान लो यदि कोई आपका क्या y इज टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन आपका क्या गिवन फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन है, अब उसकी किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी हो, कोई भी पॉइंट पे वैल्यू मान लो आपको निकालना है एट, मान लो लेट एट x इज टू एल्फा पे, तो एट x इक्वल्स टू एल्फा पे आपका क्या जो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी बेटा, उस इक्वेशन में x की जगह क्या कर देना आप एल्फा रिप्लेस कर देना, एंड जो f ऑफ एल्फा होगा वही आपका क्या होगा आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। सेम टू सेम आपका टॉपिक हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा जैसा वही सेम आपका क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एक एग्जांपल क्या दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, एंड डिफाइंड बाय दिस रिलेशन, मतलब इस इक्वेशन से डिफाइंड है f(x) इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट, देन f ऑफ 3 निकालना है। अब क्या निकालना आपको f ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी वही आपकी क्या होगी, आपकी f ऑफ 3 होगी। मतलब मैं क्या करूँ, f ऑफ 3 निकालने के लिए क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन में x की जगह क्या कर देता हूँ 3 पुट कर दो, तो इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट किया तो क्या जाएगा, एक्सप्रेशन आपका क्या है 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 9 अपॉन ये क्या जाएगा आपका 25 माइनस 3 का स्क्वायर आपका क्या 9 प्लस x3 का स्क्वायर आपका क्या होगा 9 प्लस आपका क्या होगा 16। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 25 माइनस 9 आपका क्या होगा अंडर रूट 16, इसको बोल सकता हूँ आपका रूट 16 प्लस रूट 25। अच्छा, अब बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि सर अंडर रूट 16 तो प्लस माइनस 4 से खोलूंगा। पहली चीज़ तो प्लस माइनस 4 से नहीं खुलेगा, रूट ऑफ एनी नंबर हमेशा क्या आपका पॉजिटिव होता है। सेकंड चीज़, वो चीज़ आपको डाउट में भी नहीं आना चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दे रखा है, तो आपको आउटपुट सिर्फ नेचुरल नंबर से मतलब है आपका। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आपका आउटपुट कौन सा जाएगा, रूट 16 की वैल्यू मैं बोलूँगा आपका 4 अपॉन ये क्या बनेगा आपका 4 प्लस 5, मतलब मैं बोलूँगा आपका 4 अपॉन जो 9 होगी वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताए थे बस समझाने के लिए कि क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, जिसने क्या दे रखा है, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर एंड डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन f(x) इज इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ fa अपॉन fa प्लस 1। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है fa, तो fa के लिए क्या करो, x की जगह रख देना आपका a रख दो, तो f ऑफ a क्या जाएगी, x की जगह a रख दिया तो क्या आपका a अपॉन a माइनस 1, ये आपकी क्या होगी fa होगी। फिर आपको क्या f a प्लस 1 निकालना है, f ऑफ a प्लस 1 क्या कैसे करो, x की जगह रख दिया मैंने a प्लस 1 रख दिया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ f ऑफ a प्लस 1 उसकी वैल्यू क्या आएगी, x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने a प्लस 1, तो बोल सकता हूँ आपका a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस 1, तो इससे 1 से आपका क्या 1 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका a प्लस 1 अपॉन आपका a हो गया। अच्छा, अब किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, f ओ a अपॉन f ऑफ a प्लस 1। आंसर इसका फंक्शन की टर्म्स में ही था, तो वो देखते हैं कैसे है। तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी a अपॉन a माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ पे रूल पता होगा, ये आपका a ऊपर आ जाएगा, a माइनस 1 आपका क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो बोल सकता हूँ a इंटू a
अपॉन आपका क्या होगा a+1 इंटू आपका क्या होगा a-1 हो गया। इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ आपका a² अपॉन a²-1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या दे रखी है आपका, x की जगह क्या रिप्लेस किया है a² और x की जगह a²-1, मतलब पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या उसी से रिलेटेड। आंसर क्या था f ऑफ a f(a²) f(a³) उसी फॉर्म में था, तो फंक्शन के टर्म्स में आपका आंसर था। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू f ऑफ a अपॉन f ऑफ a+1 है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यदि a² की जगह मैं रिप्लेस कर दूं आपका x, a² की जगह रिप्लेस करूंगा तो आपका क्या x, तो मतलब ये इक्वेशन x अपॉन x-1 आएगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है पे यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस किया, इसमें a² रिप्लेस किया, x की जगह a² रिप्लेस किया, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल होगा, f ऑफ a², और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप बेटा समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताया था। ठीक है, अब इस कंसेप्ट पे अपन 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, उससे बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी तक जो एग्जाम्पल हमने देखे थे उसमें हमने सिर्फ एक बार वैल्यू रिप्लेस की थी। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा बार रिप्लेस करवाने वाले क्वेश्चन है, उसमें कैसे करते हैं देखते हैं दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ फंक्शन इज डिफाइंड बाई f(x) = 1 - x अपॉन 1 + x, देन वैल्यू ऑफ f ऑफ cos to थीटा। मतलब आपको क्या है, x की जगह यहाँ पे आपका क्या वैल्यू रख देना cos to थीटा, उससे ये वैल्यू आएगी। फिर उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको इस पूरे में रख देना है, इसमें x की जगह इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी उससे आपका क्या ये आएगा। मतलब इसको मैं बोलूंगा कंपोजिट फंक्शन बोलता हूँ, आगे आएगा, लेकिन बेसिक आइडिया देता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है, f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 - x अपॉन 1 + x दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या लूंगा, आपका f ऑफ cos to थीटा। f ऑफ cos to थीटा का मतलब क्या आएगा, x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, cos to थीटा। तो x की जगह cos to थीटा रिप्लेस किया तो 1 - cos to थीटा अपॉन 1 + cos to थीटा। अच्छा, 1 - cos to थीटा क्या फॉर्मूला होता है बेटा, किसका फॉर्मूला होता है, 1 - cos to थीटा फॉर्मूला होता है आपका 2 sin² थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद होने बहुत जरूरी है बेटा फंक्शन के अंदर। फंक्शंस के अंदर आपको अच्छा कमांड होने के लिए ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन 2 चैप्टर पे बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए। तो इनके किसी के थोड़े वीक हैं तो पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले वो चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी कंसेप्ट थे फंक्शन, उसके लिए आपका क्या ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक, इन दोनों के चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले और कंसेप्ट थे वो सारे एक बार देख के आओ। ठीक है, अब देखते हैं। तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin² थीटा, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होगा आपका 2 cos² थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, मतलब f ऑफ cos to थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, tan² थीटा। इसको मैं बोल देता हूँ आपका इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अच्छा, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको f ऑफ cos to थीटा, उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, f ऑफ cos to थीटा उसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी tan² थीटा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह रख देता हूँ tan² थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी फाइनल जो आंसर होगा f ऑफ tan² थीटा। मतलब इस इक्वेशन में x की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, tan² थीटा निकालूँ, तो उससे क्या आ जाएगा, f ऑफ f cos to थीटा बन जाएगा। तो f ऑफ f cos to थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ओरिजिनल इक्वेशन में रखूंगा, fx में, fx क्या था आपका ये था, तो यहाँ पे रखूंगा तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। बेटा कोई फॉर्मूला है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में बताया था 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर, मतलब बोल सकता हूँ f ऑफ cos 2 थीटा = उसका आंसर क्या रहेगा आपका cos 2 थीटा। आई होप बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपसे बना भी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद आप आंसर वेरीफाई करना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ f(x) = 1 अपॉन 1 - x, gx की वैल्यू क्या दे रखी, f ऑफ fx, मतलब x की जगह fx रिप्लेस करूंगा उससे gx मिलेगा। hx की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ fx, मतलब आपका fx की वैल्यू 3 बार रिप्लेस करनी पड़ेगी, देन वैल्यू ऑफ fx इंटू gx इंटू hx, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सोल्व किया होगा, तो वेरीफाई कर लो कि आपका सही है नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले fx की वैल्यू दे रखी है, तो fx की वैल्यू होगी आपकी 1 अपॉन 1 - x, इसको इक्वेशन 1 बोल दूं। सेकंड मेरे को निकालनी है आपको gx की वैल्यू, तो gx की वैल्यू क्या है बेटा, f ऑफ fx की वैल्यू। तो f ऑफ fx निकालने के लिए मैं क्या करूं, fx की जगह क्या रिप्लेस, x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, fx, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी f ऑफ fx की जगह रिप्लेस किया मैंने 1 अपॉन 1 - x, मतलब मैं क्या करूं, x की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ओरिजिनल इक्वेशन में बात करूं, ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी आपकी, fx,
तो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, ये रिप्लेस किया, तो क्या बोल सकता हूँ 1/1 माइनस एक्स की जगह रिप्लेस किया 1/1 माइनस एक्स। क्या करूँ, एलसीएम ले लूँ, एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से आपका क्या 1 कैंसिल, ये आपका क्या ऊपर चला जाएगा 1/, तो इसको एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, इसको माइनस कॉमन ले ली तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये किसकी वैल्यू होगी बेटा आपकी gx की वैल्यू, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ f ऑफ fx की वैल्यू होगी। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करता हूँ hx की वैल्यू बोलूंगा आप तो f ऑफ fx, ये आपकी hx की वैल्यू है। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा f ऑफ x, f ऑफ fx उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, f ऑफ fx की वैल्यू कौन सी आपकी, ये पूरी वैल्यू है, तो f ऑफ fx की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ f ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। मतलब अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें x की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन आपका रिप्लेस कर देता हूं, तो मैं बोल सकता हूं hx की जो वैल्यू होगी ओरिजिनल इक्वेशन में, क्या बोल सकता हूं x की जगह आपका रिप्लेस करूँ ये, तो आपका 1/1 माइनस एक्स की जगह रिप्लेस किया x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम लूंगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा आपका x माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो hx की वैल्यू क्या जाएगी बेटा आपकी x अपॉन 1, ये आपका क्या होगा hx की वैल्यू होगी, ये आपके gx की वैल्यू होगी, आपकी fx की वैल्यू होगी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, सबकी वैल्यू निकालो। तो देख fx की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपकी 1/1 माइनस एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी इजी लगे वो कैसे कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, मान लो ये ले ले, ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो x माइनस 1 अपॉन एक्स ले ली, और एच एक्स की जगह क्या आएगा आपका x आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका x से, तो आपका x कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा आपका x माइनस 1 अपॉन, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखो, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा आपका x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका -1, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आई होप बेटा काफ़ी बच्चों का आपका आंसर मैच हुआ होगा। इन केस मैच नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से कैलकुलेशन देखना कि हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। ठीक है, अच्छा अब इस टॉपिक पे से जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे आगे। तो इस पे बेस्ड नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है बेटा, दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके आईटी जेई में आए हैं। आईटी जेई से मतलब मेरा जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत पहले के टाइम के। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना है, उसके बाद आपका आंसर वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स, and gx is equals to sine of greatest integer pi square x plus sine of greatest integer of minus pi square x, then value of f of pi by 2 plus g of pi by 2 is equals to, where this box denote आपका क्या greatest integer function। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देता है आपका इंटीजर वैल्यू देता है, आउटपुट इंटीजर देगा, इनपुट भले ही कुछ भी हो, ये ऑलरेडी पता होगा, आपने बेसिक मैथ में बताया था, 11 में बताया गया था आपका। ठीक है, तो क्या करूँ, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की टाइप का कुछ भी फंक्शन आएगा तो हमेशा सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करूंगा। तो आपको अप्रोक्सीमेटली पता होगा कि पाई की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली आपके क्या 3.14 होती है, तो मैं बोल सकता हूँ पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट में बोल सकता हूँ आपका 9.84 के आसपास, अराउंड इतनी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्ट वैल्यू से, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगी। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई का होल स्क्वायर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई का होल स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.84, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, इंटीजर देगा विच इज इक्वल या लेस देन इंटीजर, ये इंटीजर तो नहीं, इसके मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटे वाला इंटीजर, मतलब इसकी वैल्यू होगी 9। एंड दूसरा क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आपका -9.84, -9.84 की ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उससे इक्वल या लेस देन, उससे लेस देन वाला इंटीजर मतलब उसकी वैल्यू क्या होगा आपकी -10। अच्छा, ये करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये एक्सप्रेशन अब क्या सिंप्लीफाई हो गया और एफ एक्स और जी एक्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इससे, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी आपकी कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर की जगह मैं बोल सकता हूँ आपका 9x प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर की जगह बोल सकता हूँ आपका कॉस ऑफ -10x, या फिर -10x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें।
अच्छा, cos ऑफ माइनस थीटा आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा होता है, cos थीटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये आपका क्या जाएगा cos ऑफ 9x प्लस cos ऑफ 10x, ये आपका क्या होगा fx हो जाएगी। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। सिमिलरली मैं बोलूँ उसका gx की वैल्यू क्या है आपकी, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर, मतलब 9.8684 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 9, तो इसकी बोल सकता हूँ आपका साइन ऑफ 9x प्लस साइन ऑफ यहाँ पे बोल सकता हूँ माइनस 10x। अच्छा, साइन माइनस थीटा आपको पता होगा, साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो मतलब gx की वैल्यू बोल सकता हूँ आपका साइन ऑफ 9x माइनस साइन 10x, ये आपका क्या होगा इक्वेशन 2 हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस जी ऑफ पाई बाई 2, तो f ऑफ पाई बाई 2 प्लस जी ऑफ पाई बाई 2, इस दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँ, x की जगह fx में पाई बाई 2 रख देता हूँ और gx में भी x की जगह रख देता हूँ आपका पाई बाई 2। तो f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी बेटा आपकी cos 9 पाई बाई 2 प्लस cos 10 पाई बाई 2 प्लस जी ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू बोलूंगा आपका साइन ऑफ 9 पाई बाई 2 माइनस साइन 10 पाई बाई 2। अच्छा, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी आती है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में। साइन कोस एन पाई बाई 2 उसकी वैल्यू हमेशा आपको पता है, उसकी वैल्यू होती है आपकी 0, तो मतलब इस कोस एन पाई बाई 2 की वैल्यू बोल देता हूँ आपका 0 प्लस कॉस, ये आपका क्या है कैंसिल हो गया, आपका क्या है कॉस बन गया आपका 5 पाई। अच्छा, cos 9 पाई बाई 2, cos 9 पाई बाई 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी साइन 9 पाई बाई 2 उसको बोल सकता हूँ आपका साइन, यहाँ पे बोल सकता हूँ 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 4 पाई प्लस पाई बाई 2 आपकी 9 पाई बाई 2 होगी। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बोल सकता हूँ माइनस ऑफ साइन आपका क्या होगा 5 पाई। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है कि साइन एन पाई उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0, और कॉस एन पाई में उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है, मतलब कॉस इवन पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई उसकी वैल्यू +1, और कॉस ओड पाई, कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई उसकी वैल्यू क्या आपकी -1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बोल सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आपकी -1, साइन 4 पाई प्लस थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा हो गया आपका साइन थीटा, मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 5 पाई, माइनस साइन 5 की वैल्यू क्या आपकी 0, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ -1 + 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, और यही क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो उसी बेस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सोचना है। उसने क्या दे रखा है, इफ f(x) इज इक्वल्स टू cos ऑफ log x देन वैल्यू ऑफ f(x) इनटू fy -1/2 ऑफ fxy प्लस fx/y। तो क्या करना है, सबसे कुछ पहले उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए क्या कर देता हूँ, इसमें fx की वैल्यू मतलब x की जगह क्या रिप्लेस कर देना, आपका x ही रहना, तो fx तो क्या आपका सेम रहेगा, आपका cos ऑफ log x रहेगा। fy की वैल्यू क्या रहेगी, x की जगह y रिप्लेस कर दिया तो क्या आपका cos ऑफ log y हो गया -1/2 f ऑफ xy, मतलब x की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूँ xy, तो मतलब cos ऑफ क्या जाएगा आपका log ऑफ xy प्लस एफ एक्स बाई वाई, मतलब आपका क्या है cos ऑफ x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ x बाई, मतलब log ऑफ x अपॉन वाई, ये एक्सप्रेशन है। अब इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज साइड दिया, log ऑफ cos ऑफ log ऑफ x इंटू cos ऑफ log ऑफ y -1/2। अच्छा, अभी यहाँ पे रूल पड़ा होगा cos m log m इंटू n, log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, तो इसको बोल सकता हूँ आपका cos ऑफ log x प्लस log y, इस एक्सप्रेशन को बोल दिया। प्लस यहाँ पे भी आपका क्या log m अपॉन n आ गया, log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है आपका log m माइनस log n, तो इसको बोल सकता हूँ आपका log cos ऑफ log x माइनस log y। आई होप यहाँ तक तो काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यदि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोलूँ आपका a, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलूँ आपका क्या b, तो ये एक्सप्रेशन भी आपका क्या होगा a, ये आपका क्या बनेगा आपका b। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा आपका cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला पढ़ा था, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b। आई होप समझ में आ गया हो ट्रिग्नोमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले थे वो तो आपको वर्बली याद होने ही चाहिए, उसका कोई और दूसरा अल्टरनेट नहीं है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बोल दी आपके 2 cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ x इंटू कॉस ऑफ log ऑफ y माइनस 1/2 ऑफ, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बोल सकता हूँ 2 cos ऑफ a का मतलब क्या होगा, cos a की जगह आपका रख देता हूँ आपका cos ऑफ log x इंटू कॉस b मतलब cos ऑफ log y। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, आपका क्या है यहाँ पे 2 से आपका है 2 एक्सप्रेशन कैंसिल, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा क्या आपका सेम, ये आपका पॉजिटिव ये आपका क्या नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा आपका 0, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। आई होप बेटा दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, दोनों आपके आईटी के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं मॉड्यूल में, एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।